उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लव जिहाद पर एक नया बिल पास हो गया है। सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान है। विपक्ष के हल्ले और हंगामे के बीच विधेयक विधानसभा से पास हो गया। बीजेपी ने विधेयक में किए गए बदलावों को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया और इसका स्वागत किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस बिल को विभाजनकारी कदम करार दिया और कहा कि इस बिल से समाज में दुश्मनी फैलने में देर नहीं लगेगी। विधानसभा से पास हुए बिल में ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया गया है जो धमकी देता है या फिर हमला करता है, धर्म छुपाकर शादी करता है या फिर शादी करने का वायदा करता है और साजिश रचता है। बिल में नाबालिग या महिला की क्या किसी भी शख्स के धर्मांतरण के इरादे से किडनैपिंग और तस्करी को भी शामिल किया गया है। इस विधेयक में 20 साल की कैद से लेकर ताउम्र जेल में रहने की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अब नए बिल की बात करें तो जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अब धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है, जबकि पहले शिकायत सिर्फ पीड़ित या उसके परिजन ही दर्ज करा सकते थे। अब प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस को लिखित शिकायत दे सकता है। नए बिल के मुताबिक लव जिहाद से जुड़े मामलों की सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी और सरकारी वकील को अपनी राय रखे बिना किसी भी जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। जानकारी आप लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद वो केस नहीं रह गया है जहां आप किसी को बरगला कर, नाम बदल कर, अपनी पहचान को छोट से दिखाकर उसको अपने झांसे में फंसाएं, फिर उससे शादी कर लें और धर्म परिवर्तन करा लें। अब इस पर उम्र कैद तक हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की, जहां के वायनाड में तेज बारिश की वजह से 4 अलग अलग जगहों पर हुए लैंडस्लाइड में 107 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। कन्नूर से आर्मी की भी 2 कंपनियों को भेजा गया, जिनमें मेडिकल टीम भी शामिल है, जबकि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में लगाए गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही है। वायनाड के 4 गांवों चुरलमाला, अट्टामाला, नलापूजा और मुंडकई में लैंडस्लाइड हुए हैं। यही इसी इलाके में पहले भी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रही हैं। 2019 में लैंडस्लाइड में भी 17 लोगों की मौत हुई थी और 5 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड के मुंडकई गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ 250 लोग मलबे के नीचे दब गए बताए जाते हैं और रेस्क्यू टीमों को यहाँ पहुंचने में परेशानी पेश आ रही है। रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू टीम पैदल ही गांव तक पहुंच रही हैं। मुंडकई गांव में करीब 65 परिवार रहते थे और प्रशासन का संपर्क किसी से भी नहीं हो पा रहा। मुंडकई के पास ही चाय के बागान है और वहां के 35 कर्मचारी भी लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड में लगातार तेज बारिश हो रही है और रेड अलर्ट जारी है। इसके साथ ही कोझिकोड, मलप्पुरम, कासरगोड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल वायनाड एक पठारी इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में हर साल बारिश के मौसम में यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं। 2021 की एक स्टडी के मुताबिक केरल के कुल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन प्रभावित या संभावित इलाका है। इडुक्की में 74% और वायनाड में 51% जमीन पहाड़ी है, यानी यहाँ भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मानसून में अरब सागर से उठने वाला मानसून वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठता है, जो वायनाड में हर साल बेहद भारी बारिश करता है। वायनाड में काबिनी नदी है। इसकी सहायक नदी मनंतावडी चोटी से निकलती है और लैंडस्लाइड के चलते इस नदी में बाढ़ आने से भी भारी नुकसान हुआ है।
उधर अब जापान का रुख करते हैं, जहां टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसकी वजह 2020 में कोरोना के दौरान चीन भारत सीमा पर सेना की तैनाती है। जयशंकर ने कहा कि सेना की तैनाती कर चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया और ये मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन भारत को इस मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि एक पड़ोसी के रूप में हम चीन के साथ बेहतर रिश्ते की उम्मीद करते हैं और यह तभी हो सकता है जब चीन लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करे, उन समझौतों का सम्मान करे जिस पर उन्होंने पहले हस्ताक्षर किए हैं। जब तक उनका रवैया नहीं बदलेगा, भारत के साथ चीन के संबंध नहीं सुधरेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 25 जुलाई को लाओस में अहम बैठक हुई थी। इसमें नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से एलएसी और पहले हो चुके समझौतों का सम्मान करने की बात सख्ती से कही थी। जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों के हित में है। उन्होंने वांग यी से भारत चीन संबंधों को फिर से बहाल करने की राह में सीमा विवाद को मुख्य वजह बताया। एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे रिश्तों में दिखेगा। ये दोनों नेता इस महीने दूसरी बार मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पर डिसएंगेजमेंट यानी दोनों देशों की तरफ से सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश देने पर सहमति जताई। जयशंकर और वांग यी इसी महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन के मौके पर भी मिले थे। इस साल मार्च में जापान की राजधानी टोक्यो में जयशंकर ने कहा था कि 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी, लेकिन 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद सब बदल गया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं हैं। जब पड़ोसी लिखित समझौते का उल्लंघन करते हैं तो ये चिंता की बात होती है। इससे दोनों के रिश्तों की स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और चीन की हालत यह है कि चीन अपनी तरफ से मारे गए सैनिकों की संख्या तक आज तक नहीं बता पाया है। साल 2020 में अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया। इसके बाद कई जगह घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद एलएसी पर गोलियां चली। इस दौरान 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। गलवान झड़प में चीन के 38 सैनिकों के मारे जाने की बात कही। हालांकि चीन अब तक केवल 4 की मौत ही कबूल पाया है, लेकिन असलियत इससे कहीं उलट है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आतंकवाद से न तो पाकिस्तान बाज आया है और भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की पाकिस्तान की कोई योजना भी नहीं है। कंगाल पाकिस्तान के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर भी वो शह दे रहा है और आतंकी कश्मीर में वारदात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को क्वाड देशों ने भी चेतावनी दी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने एक साझा बयान में पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करनी ही होगी। क्वाड देशों ने सख्त लहजे में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को भी चेतावनी दी गई और कहा गया कि चीन को भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो शांति में खलल डालती हो। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक सुर में कहा गया कि पाकिस्तान को न सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, बल्कि उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्वाड देशों ने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद करना चाहिए और आतंकवाद रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि पाकिस्तान को 2008 में मुंबई हमले, पठानकोट एयरबेस आतंकवादी हमले और भारत में हुए हर आतंकवादी हमले की प्लानिंग और उन्हें अंजाम देने वाले आतंकवादियों को बिना देर किए कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। क्वाड देशों ने आतंकवादियों के पास मौजूद ड्रोन, यूएवी और अन्य आधुनिक तकनीकों पर भी चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास से अमेरिका में बने हथियार बरामद हो रहे हैं।
पाकिस्तान पर भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकवाद के लिए पैसा देने के आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान में अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे कई आतंकवादी संगठन मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और ISI मिलकर पैसा मुहैया कराते हैं। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच हिंसा जारी है। खुर्रम जिले में हो रही इस हिंसा में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि खुर्रम जिले में 30 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें 2 कबीले आमने सामने आ गए। 2 परिवारों से शुरू हुई लड़ाई अब 2 कबीलों की लड़ाई बन चुकी है और तनाव पूरे जिले में फैल गया है। खबरें हैं कि सुन्नी समुदाय को सीमा पार से अफगान कबीलों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें वो शिया समुदाय पर भारी पड़ रहे हैं। 7 दिन से जारी इस जंग में रोजाना लाशें गिर रही हैं। प्रशासन ने आदिवासी समुदाय जिरगा के बुजुर्गों की मदद से समझौता कराया, लेकिन जिले के दूसरे इलाकों में गोलीबारी की खबरें लगातार आ रही हैं। ये विवाद सुन्नी मिदगी और शिया मलीखेल समुदायों के बीच है और इस विवाद की जड़ 2007 के एक वाक़ये को बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 2007 में दोनों समुदायों में झड़प हुई थी, तब भी कई लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद से ही रुक रुक कर हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, जो अब अचानक फिर ज्यादा बढ़ गई। जमीन के एक विवाद को पिछले साल सुलझाते हुए जमीन का मालिकाना हक शिया समुदाय को दे दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद सुन्नी समुदाय ने फिर जमीन को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया, जो अब दंगों में बदल चुका है। पाकिस्तान के जानकार बताते हैं कि खुर्रम जिले में जमीन के 8 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान बनने से पहले के विवाद हैं। हालांकि इनका कोई हल नहीं निकल पाया। लैंड रिफॉर्म्स न होने की वजह से ये विवाद इतने सालों से लगातार और यूं कहें कि अब तक जारी है। और ओलंपिक की बात करते हैं। ओलंपिक में भारत को एक और कामयाबी मिली। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित इवेंट में भारत के नाम एक और पदक आ गया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया। अब मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत की जोड़ी ने कोरिया को 16-10 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। मनु भाकर के दूसरा पदक जीतने के बाद भारत में जश्न है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के परिवारों को बधाइयां मिल रही हैं। दोनों खिलाड़ियों ने कहा है कि उनका मेडल भारत के लिए है। और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी? पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन यहाँ कल मैच से पहले, जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुँच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर, आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है। उधर टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मनिका बत्रा ने फ्रांस की प्रतिका पावाडे को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पूरे मुकाबले के दौरान मनिका ने प्रतिका को अपने सामने टिकने नहीं दिया और लगातार 4 सेट जीतकर उलटफेर कर दिया। मनिका बत्रा दुनिया के 28वें नंबर की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने 18वें नंबर की खिलाड़ी को हराया है। इधर मेंस हॉकी में भारतीय टीम ने अपनी लय बरकरार रखी और आयरलैंड को भी हरा दिया। ये भारतीय टीम का तीसरा मुकाबला था और भारत अब तक 2 मुकाबले जीत चुका है, जबकि 1 मैच ड्रॉ खेला है। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर की, फिर अर्जेंटीना से भारत का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। अब आयरलैंड पर जीत ने हॉकी में मेडल की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तो आयरलैंड पर जीत के बाद उम्मीदें हॉकी में भी बढ़ गई हैं। उधर टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने भी जीत की अपनी उम्मीदें दिखा दी हैं, या यूं कहें कि मेडल की उम्मीद जगा दी है। और इसके साथ अभी भारत के कई और खिलाड़ियों को इस एरिना में उतरना है। 107 भारतीय खिलाड़ियों का दल ओलंपिक के लिए पेरिस पहुंचा हुआ है। मनु भाकर ने पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है, महिला हो या पुरुष, जिसने एक ओलंपिक
ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए हैं। अब तक ऐसा जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक ही मेडल जीतकर कारनामा दिखाया था। ये ब्रॉन्ज मेडल हो या सिल्वर मेडल हो या गोल्ड, कोई बात नहीं, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी विश्व के मजे हुए खिलाड़ियों के बीच में ब्रॉन्ज मेडल, और वो भी 2 लगातार जीतना, ये यूं ही नहीं होता है, ये तुक्के से नहीं होता है। इसके पीछे कठिन अभ्यास और कठिन मेहनत होती है जो मनु भाकर ने हासिल किया है। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत लिए हैं। और मनु भाकर के साथ इस दूसरे मेडल में उनके साथ ही रहे हैं सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह भी रहने वाले हरियाणा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर के पहला मेडल जीतने के बाद उनसे बात की थी और आज प्रधानमंत्री ने सरबजोत सिंह के पास आई इन खुशियों को लेकर सरबजोत से भी बात की है। सुन लेते हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं सरबजोत बात कर रहा हूँ। सरबजोत बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। यस। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी, बस वो इसमें तो करके एक, दिखा दिया। हाँ जी, एक ही अटेम्प्ट से रह गया उसके अंदर में। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊँगा, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन आप और मनु की जो टीम इस प्रकार से परफॉर्म कर रही है हाँ जी, और एक बढ़िया टीम वर्क आपने दिखाया है, हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या कारण है? उसका तो सर कुछ नहीं, बिकॉज 2019 से मतलब हम जैसे नेशनल्स में होते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी टीम होती है हमारी। हर बार मतलब नेशनल में गोल्ड लिया हमने, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप हो गया और अदर वर्ल्ड कप्स हो गए, उसमें भी हमारे गोल्ड ही हैं ऑलमोस्ट सारे। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस और नेक्स्ट टाइम होप करूँगा इससे अच्छा आपको मतलब गोल्ड लेके दिखाऊँ। नहीं, आप करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेहनत भी कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं। यस सर। तो मनु कहाँ बाहर गए हैं? सर उसका भी डोप टेस्ट चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, देखिए मनु को भी अभी 25 मीटर के लिए तैयारी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरी तो है। तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। यस सर, जरूर। और फिर से आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वहाँ जो हमारे सब खिलाड़ी हैं, हाँ जी, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। यस सर, यस जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद के साथ बातचीत का समापन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके का गांव मीठापुर यमुना नदी को बेहद गंदा कर रहा है। हरियाणा में प्रवेश से पहले ये गांव यमुना में जहरीले केमिकल मिला रहा है जो बेहद खतरनाक हैं। दरअसल मीठापुर गांव में बड़ी संख्या में जीन्स को रंगने का काम किया जाता है। जीन्स को नीले रंग का बनाने के लिए इस गांव के कारखाने जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर रंगाई के बाद बचे हुए पानी को बिना फिल्टर किए यमुना में मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। आरोप है कि गांव में चलने वाली जीन्स रंगाई की सभी फैक्ट्रियां अवैध हैं और प्रशासन की मिलीभगत से चल रही हैं। दरअसल जीन्स को नीला रंग देने के लिए सिंथेटिक इंडिगो रंगों का इस्तेमाल होता है और ये रंग पानी में नहीं घुलते। नीले रंग को डेनिम के रेशों में प्रवेश कराने के लिए खतरनाक केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि जहरीले केमिकल जमीन के अंदर भी जा रहे हैं जो जमीन से निकलने वाले पानी को तो दूषित कर ही रहे हैं, साथ ही पीने के पानी की पाइपलाइनों में भी लीकेज के जरिए मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से केमिकल वाले इन कारखानों को बंद करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों का आरोप है कि मोटा किराया वसूलने के चक्कर में मकान मालिक पर्यावरण में जहर घोलने वाली इन फैक्ट्रियों को धड़ल्ले से चलने दे रहे हैं। जानकार कहते हैं कि बिना फिल्टर किया केमिकल वाला पानी सीधे नालियों में बहा दिया जाता है, जहां से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में एक क्षमता नहीं है कि वो इन जहरीले केमिकल्स को साफ कर सके, इसलिए प्लांट में इस पानी को अलग कर दिया जाता है और ये पानी सीधे यमुना नदी में मिल जाता है। अब एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त समिति को फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने और एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 31 जुलाई यानी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी दिन, और अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त लोग कुछ चालाकियां कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने लोगों से झूठ से बचने और चालबाजी न करने के लिए कहा है, वरना उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि लोग खर्चों के फर्जी दावे कर रहे हैं। लोग फर्जी दावे के जरिए टैक्स डिडक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन लोगों ने भले ही कोई मेडिकल चेकअप ना कराया हो, लेकिन वो मेडिकल चेकअप पर मिलने वाली रिबेट को क्लेम कर रहे हैं। वहीं लोगों ने 80C के तहत भले ही निवेश कम किया हो, लेकिन उसे भी लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि लोग सेक्शन 80C के तहत रिबेट लेने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का निवेश बता रहे हैं। वहीं 80D के तहत भी हेल्थ इंश्योरेंस रिबेट लेने के लिए लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ माता पिता को सीनियर सिटीजन बताकर भी ज्यादा रिबेट ले रहे हैं। साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे भी आईटीआर पकड़े हैं जो आय से कम कमाई दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन किसी नौकरी पेशा ने यदि शेयर में निवेश किया हुआ है और वहां से उसे लाभ हो रहा है, तो लोग उस लाभ को छिपा रहे हैं। अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर रहा है और उनसे बकाया टैक्स वसूलने की तैयारी में है। गलत जानकारी देने पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसलिए आईटीआर में गलत जानकारी देने से बचना ही बेहतर है।